कि पुतिन को फिनलैंड की चेतावनी आ चुकी है। यूक्रेन से बाहर निकले रशिया, ये पैट्री ने कहा है, पुतिन तुम अब हारने वाले हो। फिनलैंड के भावी पीएम की ये चेतावनी है। और वो देखिए, एक तरफ बड़ी धमकी, यूक्रेन से बाहर निकले रशिया और नेटो देश अब देखिए किस तरह से चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी भी झलक फिलहाल सामने है। हम इस जंग को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। पुतिन, यूक्रेन से बाहर निकलो, अब तुम हारने वाले हो। हम यूक्रेन की मदद करने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जजमेंट डे नाटो में फिनलैंड, इसको जजमेंट डे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये वो बारीक लाइन थी जिसको लेकर रूस हमेशा से बहुत ही सेंसिटिव, खासकर पुतिन की बात करें, बड़े संवेदनशील रहे हैं और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हो चुका है। जरा हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से फिनलैंड के एंट्री के बाद से आशंकाएं बढ़ी हैं। तो राष्ट्रीय हित में सिद्धांतों के आधार पर जो भी जरूरी होगा, हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा में आवश्यक कठोर कदम उठाएंगे। सर्गेई लावारोव का यह बयान है, रूस के विदेश मंत्री, जो कि साफ तौर पे इस पर रिएक्ट करते हुए कह रहे हैं। फिनलैंड में अगर नाटो सदस्य की सेना और मिलिट्री संसाधनों की तैनाती होती है तो रूस अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम और उत्तर पश्चिम में अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत करेगा और जरूरी एक्शन लेगा। ये अलेक्जेंडर ग्रुस्को, जो कि उप विदेश मंत्री हैं रूस के, वो ये बात कह रहे हैं। तो देखिए, रूस की तरफ से ये सारे रिएक्शंस आए हैं और रूस ने सीधे तौर पर यह चेतावनी दी है कि हमारे हितों को अगर नुकसान पहुंचता है, हमारे हितों पर अगर कोई हमला होता है, तो हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। टीपी त्यागी सर, अब हम आते हैं, ये अमेरिका जो इस पूरे गेम का प्लानर है, जो बाइडेन जो वहां पर बैठ के अंकल सैम ने ये जो पूरी बिसात बिछाई है, क्या जो बाइडेन, अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेंगे रूस को प्रोवोक करते हुए कि कोई बहुत बड़ा कदम पुतिन उठा ले, पूरी दुनिया में आग लगा दें, पूरी दुनिया को तबाह कर दें? क्या जो बाइडेन या अमेरिका इतना रिस्क ले सकते हैं, इतना प्रोवोकेटिव आगे जा सकते हैं? देखिए, अमेरिका ने कितनी बार रूस के द्वारा ड्रॉ की गई रेड लाइन को क्रॉस किया है, आपने देख लिया 13 महीने में। कर क्या पाए? 30 देश एक देश के साथ लड़ रहे थे, उसके बावजूद रशिया ने 1/3 यूक्रेन पर कब्जा कर लिया और स्थिति ऐसी कर दी कि अगले 25 साल तक यूक्रेन सर नहीं उठा सकता। तो इसमें ये कहना कि अमेरिका सब कुछ कर देगा, अरे अमेरिका के 700 मिलिट्री बेसिस है, अमेरिका के 50 दुश्मन है। अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है प्रोवोक करने के लिए, किसी तरह से अपनी सुपर पावर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए कर रहा है, जो अब ध्वस्त होनी शुरू हो गई थी अफगानिस्तान से, बचा कुचा यूक्रेन में, और अगर ताइवान के साथ हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। चाइना ने अभी कल ही बयान दिया है कि अब रशिया, इंडिया और चाइना, ये तीनों उभरती हुई सुपर पावर से, ये बयान चाइना का आया है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या आज की तारीख में रशिया एक और युद्ध को अफोर्ड कर पाने की स्थिति में है? और जजमेंट डेट आज इसको कहा जा रहा है क्योंकि नाटो में फिनलैंड शामिल हो रहा है और आज माना यह जा रहा है कि वो हो जाएगा जो रशिया ने सोचा भी नहीं था। अब आपको देखिए बताने की कोशिश करते हैं कि फिनलैंड में अगर नाटो सदस्यों को शामिल किया जाए तो फिर क्या हो सकता है, क्या उसका इंपैक्ट आएगा। अब आपको बताते हैं कि नाटो की सदस्यता को लेकर फिनलैंड में सना का क्या योगदान रहा, जो 2 अप्रैल को हुए संसदीय चुनाव में हार गई, लेकिन फिनलैंड के लिए उनका योगदान क्या रहा, उसकी ये देखिए रिपोर्ट हमारी। और फिनलैंड की जो पीएम है सना मरीन कौन है, वो आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे युवा पीएम है सना मरीन। कोरोना काल में उन्होंने बेहतरीन काम किया, जिसके लिए उनकी प्रशंसा भी बहुत ज्यादा उनके देश में हुई। डांस पार्टी का उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। पहले रूस पर उनकी तटस्थता थी और उसके बाद नाटो सदस्यता की उनकी मांग को लेकर वो चर्चा में आई। नाटो सदस्यता जो है वो उनकी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। सना मरीन, एक महिला प्रधानमंत्री ने कैसे अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया और यूक्रेन जो काम नहीं कर सका वो फिनलैंड करता हुआ नजर आ रहा है। सेना सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सना मरीन की ताकत को देखा जाए या फिर सना मरीन के पीछे असली ताकत वो अमेरिका है जो यूक्रेन के साथ खड़ा तो रहा, लेकिन इस बीच वो कर दिखाया जो रशिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब रशिया को यूक्रेन में उलझाया रहा और
फिनलैंड को नाटो में शामिल करा दिया, जिसकी रशिया को उम्मीद भी नहीं थी। देखो, मैं ये आपको अमेरिका की स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है जी। अमेरिका एंड ऑफ वॉर नहीं चाहता है, यूक्रेन वॉर का एंड नहीं चाहता है। Exactly. वो चाहता है रूस को ब्लीड करना, और ब्लीड यदि अमेरिका चाहता तो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम दे देता यूक्रेन को, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दे देता, स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट दे देता। ऐसा तो कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता है। दो खतरा, यदि लॉन्ग रेंज मिसाइल देगा और यूक्रेन का जेलेंस्की इतना पागल है कि यदि इस्तेमाल कर दिया रूस के टेरिटरी में, तो कोई नहीं रोक सकता है वर्ल्ड वॉर 3 से। तो वो अमेरिका इस बात को जानता है, इसीलिए ऐसा घातक हथियार नहीं दे रहा यूक्रेन को कि बैटल ही खत्म हो जाए। वो दे रहा है कि रशिया आईसीयू में पड़ा रहे। जो विपिन पूछ रहे थे फिनलैंड को लेकर, सना की भूमिका को लेकर, मैं इसमें एक देश का नाम और जोड़ दूं, टर्की का नाम जोड़ दूं, एर्दोआन का नाम जोड़ दूं। फिनलैंड के शामिल होने में टर्की को कैसे देखते हैं आप, और क्या टर्की किसी दो नाव की सवारी करता दिख रहा है आपको? एर्दोआन क्या दोनों तरफ से ब्लफ कर रहे हैं? कुछ ऐसा आपको आभास लग रहा है? क्योंकि अगर वो ना कह देते तो फिर ये होता ही नहीं। एकदम आपको याद होगा कि जब चर्चा हुई थी कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो के सदस्य बनने वाले हैं, तो उस समय टर्की ने बहुत क्लियर मैसेज दिया, संदेश दिया था कि वो इससे सहमत नहीं है। लेकिन वो पलटी क्यों मार गए? जो रूल है नाटो के मेंबरशिप का रूल है कि कोई नया मेंबर तभी सदस्य बन सकता है जब 100% बिल्कुल पूरे 30 के 30 देश हाँ बोले। तो टर्की तो पहले ना बोला था, अब क्या हुआ कि हाँ बोल दिया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स अफेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं दबाव टर्की पे आया कि तू चुपचाप बैठा रहे। और क्या उसको प्रभावित करने के लिए क्या कौन सा आर्थिक अस्त्र इस्तेमाल किया गया है, क्या इस्तेमाल किया गया, इसका पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने मन बदला है, तो कहीं ना कहीं तो पर्दे के पीछे कोई डील हुई है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध खत्म हो यूक्रेन में। और फिनलैंड के आने से, हाँ ये सच है, ये बिल्कुल सिन्हा सर, और अमेरिका यही चाह रहा है, और इसी को लेकर पिछले 13-14 महीने हो गए किस तरह से यूक्रेन में एंगेज करके रखा है। लगातार वहां पर एम्युनिशन की, हथियारों की सप्लाई हो रही है, और कोशिश हो रही है ताकि रूस को मिलिट्रीली किस तरह से और कमजोर किया जाए।